आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बबली के बाएं हाथ की ओर रहने वाली पड़ोस की एक लड़की मार्च में घर छोड़कर भाग गई थी। पूरे मोहल्ले में माँ बाप को मुंह दिखाने लायक न छोड़ा। लेकिन धन्य हो इस लॉकडाउन का, माँ बाप को बाहर किसी को मुंह दिखाना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब अनलॉक हुआ तो भागी हुई लड़की लौट आई, साथ में कोरोना संक्रमण भी ले आई। बबली की मम्मी के पास दाईं हाथ वाली आंटी आई और कहने लगी, अजी भाभी जी बहुत गजब हो गया, शर्मा जी की वर्षा भागी थी ना, आ गई वापस, कोरोना बन के आई है। मतलब कोई बताए मुझे, कोरोना रूप बदल कर आ सकता है या लड़का लड़की कोई भी शख्स हो कोरोना बन जाता है? बताओ भाई। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। आज तक रेडियो के खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज को लेकर हाजिर हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। आज भी लोग जिनको कोरोना इन्फेक्शन हो जाए उन्हें ही कोरोना मानने लगते हैं। उनसे ऐसा डरते हैं जैसे कि वो कोरोना वायरस हैं। ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे आज के कोरोना कवरेज में, कोरोना की जंग जीत चुके शख्स आरिफ खान की। साथ ही ABC नहीं, D से होंगी बातें। D फॉर डॉक्टर्स। टीबी और कोविड का क्या कोई रिश्ता है आपस में, इस पर बात होगी। और डी डाइमर टेस्ट क्या है, इस पर भी होगी बात। लेकिन पहले हेडलाइंस। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये पहली बार है कि जब एक दिन में इतने मामले सामने आए हैं। वहीं 1023 लोगों की इस 24 घंटे के दौरान मौत भी हुई है। इसके साथ भारत में कुल कोरोना के मामलों का ये आंकड़ा 33 लाख को पार कर गया है। केंद्र सरकार जल्दी ही अनलॉक 4 को लेकर नियम जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार स्कूल खोलने की इजाजत दे सकती है। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों की कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बेंगलुरु की मेट्रो सर्विसेज जल्दी ही शुरू हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट यातायात को मंजूरी दे दी है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के 5 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि उनमें अब तक लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें पोर्ट ब्लेयर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोरोना से विश्व भर में अब तक 2,41,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 8,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रूस के डिप्टी PM तात्याना गोलिकोवा ने कहा है कि सितंबर या अक्टूबर तक कोरोना की एक और वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने जेनेवा में मीडिया के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के दोबारा संक्रमित होने की तादाद बेहद कम है और यूके गवर्नमेंट ने उन मजदूरों को जिन्हें कोविड-19 हुआ है आर्थिक राहत देने की घोषणा की है। लोग अक्सर उस व्यक्ति से डरने लगते हैं जिसे कोरोना हो गया हो, उसके परिवार को अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज आरिफ खान आपको सुनाएंगे। कैसे लोगों की सेवा करते करते वो कोरोना की चपेट में आ गए और फिर परिवार पर क्या असर हुआ इसका, कि इनके बड़े भाई जो कोरोना से संक्रमित नहीं थे अपने BP की जांच कराने गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया। आइए सारी कहानी सुनते हैं आरिफ की जुबानी। जी, मेरा मेडिकल स्टोर है। तो लॉकडाउन के दरमियान जब मार्केट सब बंद था तो उस वक्त हमने एक किचन चलाई थी गरीबों को खाना खिलाने के लिए। उसमें हम 200 लोगों का खाना सुबह और 200 लोगों का खाना शाम को देते थे। तो उस दरमियान जब लास्ट दिन था, 70 दिन जब पूरे हो गए, उस दिन क्या कोई संक्रमित उनसे टच हुआ है क्या हुआ, तो उस दिन मुझे फीवर आ गया था। फीवर मुझे हुआ 102 के करीब। तो थर्मामीटर से मैंने नापा, बॉडी में पेन होने लगा, आंखें जलन लगने लगी और फीवर हुआ। तो मैंने थर्मामीटर से नापा तो 102 फीवर था मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप पैरासीटामोल लीजिए और अगर इससे ही बुखार नहीं उतरता है तो आपको एक बार कोरोना की जांच करानी पड़ेगी। तो मेरे गला में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन था, गले में इन्फेक्शन के साथ में फीवर था 102। मैंने पैरासीटामोल भी लिया। 5-6 घंटे तक मेरा फीवर उतरा नहीं। आफ्टर 6 मंथ मेरा फीवर उतरा। उसके बाद दूसरे दिन फिर मुझे फीवर चढ़ा। तो डॉक्टर की सलाह से मैंने पैरासीटामोल दिन में 3 बार ली, 650 mg।
उसके बाद में जब गला मेरा खराब हुआ तो मेरी जांच कराने के लिए कहा गया, तब जांच कराया तो मैं पॉजिटिव आ गया उसमें। फिर सीएमएचओ ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए सलाह दी। जो मेरे पास में सरकारी डिस्पेंसरी है, पूरी डॉक्टर की टीम आई थी बाकायदा, और उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट मुझे कराया। और वहाँ फिर जो मेरा ट्रीटमेंट चला कि उसके बाद मेरा फीवर भी उतरा और मुझे थोड़ा रिलीफ भी मिलने लगा। और रिलीफ मिलने के बाद मुझे 9 दिन बाद मेरी जब जांच की गई तो मैं उस दिन भी पॉजिटिव ही आया। तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई 9 दिन के बाद में, पहली जांच के बाद में दूसरी जांच के बाद आप पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या रीजन है क्या नहीं है। फिर उन्होंने दवा वही रखी मेरी कि भाई दवा आप अभी यही लीजिए और 5 दिन, उसके बाद में आपकी जांच करेंगे और जब जाके देखेंगे। तो 5 दिन और मैंने यही सब दवा ली, सब ये 5 ही दवा का प्रिस्क्रिप्शन मेरा चला रेगुलर। और उसके बाद 5 दिन बाद आफ्टर 5 डेज यानी 15 दिन में हॉस्पिटल में रहा। 15वें दिन में निगेटिव आया और निगेटिव आने के बाद में जब मुझे वहाँ छुट्टी दी गई, फिर 10 दिन मुझे घर में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई कि आप 10 दिन अपने घर में ही सेफ्टी से रहें और मास्क लगा के रहें। तो यही सब कुछ रहा और 10 दिन मैंने अपने घर में गुजारे मास्क लगा के, और पूरा मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। दवा मेरी 10 दिन बाद बंद ही कर दी थी उन्होंने। ये सब कुछ रहा, तो अब मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और घर में आपके कौन कौन हैं ये भी बता दीजिए, किसी और को इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था? मैं और मेरा छोटा ब्रदर है, दोनों को हुआ था। बाकी घर में और फैमिली मेंबर्स की भी जांच कराई गई थी, लेकिन वो सब निगेटिव आए थे। बड़े भैया भी थे, भाभी भी थी, भतीजा भी था, तो उन लोगों की जांच हुई तो वो सब निगेटिव ही जांच। लेकिन हम 2 ही लोग जो थे जो इन्फेक्ट हुए, और हम 2 ही लोग घर में पॉजिटिव आए थे। तो छोटे वाला भाई ब्रदर है, वो तो 8 दिन में निगेटिव आ गया, तो उसको 8 दिन में छुट्टी दे दी थी। मुझे 15 दिन बाद निगेटिव आया, तो 15 दिन बाद में छुट्टी दी थी। कई बार लोग बड़ी ऐसे नजरों से देखते हैं कि अरे इसको कोरोना हो गया, तो ऐसा हाँ, वो सब चीज देखने बिल्कुल ऐसा लगा मैडम। जब हम लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे तो कॉलोनी के लोग हम लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई बड़ा कांड करके आ गए, कि बहुत बड़ी हमने घटना कर दी हो जयपुर के अंदर या हमारे एरिया के अंदर। कि बिल्कुल मेरे बड़े ब्रदर है, पास में क्लिनिक है, वहाँ गए, उनको क्या थोड़ा वो हार्ट पेशेंट है, तो वो बीपी चेक कराने गए, तो डॉक्टर को मालूम था कि इनके घर में इसका छोटा ब्रदर पॉजिटिव है। तो डॉक्टर ने साफ क्लियर मना कर दिया कि हम बीपी चेक ही नहीं करते। तो वो अजीब से एकदम से सरप्राइज हो गए कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से एक डॉक्टर इस तरह की बात अगर करेगा तो कैसे बात बढ़ेगी। बीपी चेक करने के लिए मना, भाई पॉजिटिव है, ये तो बीमारी है, किसी को भी आ सकती है। ऐसा थोड़ी कि भाई एक एक्चुअल में क्या है कि इसको भी इन्होंने कास्टेजम कर दिया इसका भी, कि भाई इसको इन लोगों को ज्यादा कोरोना होता है, ये वो। तो ये बड़ा बुरा लगा मुझे सुनने के बाद। भैया ने बताया कि इस तरह से लोग देख रहे हैं, और पूरा मेरा जो उस टाइम पे तो ये था कि पूरा मेरे घर को उन्होंने बंद कर दिया था, सील कर दिया था, और पुलिस वाले बैठा दिए थे। तो ये सब चीज क्या है, मुझे बड़ा फील भी हुआ इस चीज का कि हम सोशल वर्किंग करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सबको मालूम है कि ये किचन चला रहे हैं, गरीबों को खाना बांट रहे हैं, उसके बाद संक्रमित हो गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक भी हो गए। लेकिन ये चीज क्या है कि इसलिए फिर मैंने एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग लगाया कि कोरोना महामारी है, इससे बीमारी से नफरत कीजिए, बीमारों से नफरत मत कीजिए। ये मैंने मेरे बाहर से हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने इसका एक बड़ा होर्डिंग लगाया इसका। ये आदमी क्यों बीमार से नफरत करे, बीमारी सबको होती है मैडम, किसी को भी हो सकती है। बड़े बड़े स्टार्स को हो गई, अमिताभ बच्चन को हो गई, ये थोड़ी कि उनको नहीं हो सकती, किसी की भी हो सकती है। आरिफ खान अब स्वस्थ हैं, उन्हें आगे के जीवन के लिए बहुत सारी दुआएं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की टीबी से जुड़ी जांच होनी चाहिए और टीबी के मरीजों की कोरोना जांच होनी चाहिए। वहीं अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मास्क की मदद से कोरोना से हमेशा के लिए निजात पाई जा सकती है। वो कैसे, सुनिए हमारे साथी प्रतीक वाघमारे की ये रिपोर्ट। तो गाइडलाइन ये कहती है कि टीबी के मरीजों को कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए और साथ ही साथ कोरोना संक्रमित मरीजों को भी ज़रूरत है कि वो टीबी का जांच करवा ले। मंत्रालय ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि टीबी से पीड़ित मरीजों में कोरोना संक्रमण का खतरा 2 गुना से ज़्यादा होता है। एक अध्ययन में भी ये सामने आया है कि कोरोना के लगभग 4% मरीजों में टीबी का संक्रमण बढ़ा है। वहीं मंत्रालय ने ये भी बताया कि जिन टीबी के मरीजों का अच्छा खान पान नहीं है और वे अगर धूम्रपान भी करते हैं तो कोरोना का शिकार बनने में वे ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे।
सरकार की गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि कोरोना और टीबी ये दोनों बीमारियां सबसे पहले लंग्स यानी आपके फेफड़ों पर ही अटैक करती हैं। और अगर लक्षणों की बात करें तो खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये तीनों ही लक्षण टीबी और कोरोना के ही हैं। हालांकि पिछले साल से अगर तुलना करें तो जनवरी से जून 2020 के बीच टीबी से पीड़ित मरीजों की संख्या में 26% की गिरावट दर्ज हुई है। भारत में हर साल टीबी से 4.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, यानी 1400 से ज्यादा लोग हर दिन अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर मास्क पहनना हमारे रूटीन में आ जाए, जैसा जापान में भी है, तो टीबी जैसी बीमारी से पूरा देश हमेशा के लिए निजात पा सकता है। WHO के टारगेट के अनुसार साल 2030 तक टीबी जैसी बीमारी पूरे विश्व से खत्म हो सकती है, लेकिन भारत सरकार ने ये टारगेट साल 2025 तक पूरा कर लेने का विचार किया है। वहीं कुछ राज्यों ने कोविड नेगेटिव लोगों की टीबी से जुड़ी जांच शुरू कर दी है। बेंगलोर में आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर टीबी के मरीजों और कोविड नेगेटिव लोगों की जांच करना शुरू कर दी है। गुजरात में भी ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी जिलों के टीबी ऑफिसर्स को जांच करने के लिए लेटर लिखा है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। चलिए, अब जब प्रतीक ने सारी बात हमें बता दी है तो टीबी के डॉक्टर से बात कर लेते हैं। ये है डॉक्टर गोवर्धन, राजस्थान के बाड़मेर में टीबी के जाने माने डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा कि टीबी और कोविड-19 का आपस में क्या रिश्ता है। क्या टीबी जिन्हें है उन्हें कोविड हो सकता है या कोविड-19 जिन्हें है उन्हें टीबी हो सकता है? नहीं, देखिए मैम, टीबी का और कोविड का आपस में रिलेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन टीबी का इसलिए टेस्ट करवाते हैं कि ऑलरेडी अगर पेशेंट का फेफड़ा जो है, लंग्स है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है ऑलरेडी, तो पहले टेस्ट कराने से अपने को पता लग जाएगा कि भाई कोविड में इसका क्या प्रोग्नोसिस रहेगा। आगे बीमारी के प्रोग्नोसिस में पता लगे कि भाई इस पेशेंट ये किस लेवल तक जा सकता है। जी, और क्या कोविड पेशेंट्स जो होते हैं उनको टीबी होने का खतरा हो सकता है? नहीं, कोविड पेशेंट होने के बाद में टीबी का ऐसा कोई चांस नहीं होते हैं। कोविड के बाद में कुछ परमानेंट चेंजेस लंग्स में जरूर आ सकते हैं। कोविड के निमोनिया के बाद में जो हील होता है, निमोनिया ठीक होता है, तो उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो लंग की कुछ कैपेसिटी परमानेंट हमेशा के लिए कम हो सकती है। जी, और एक ये भी कहा जा रहा है कि अगर मास्क लोग लगाते रहे तो हो सकता है कि जो हमारा टीबी खत्म करने का जो हमारा लक्ष्य है सरकार का, वो हम जल्दी ही पा लेंगे। तो मास्क लगाने से क्या फायदा है टीबी वालों को? हाँ, मास्क का जरूर बिल्कुल बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कोविड भी एयरबोर्न डिजीज है और ट्यूबरकुलोसिस भी एयरबोर्न डिजीज है। हवा से हवा में कीटाणु फैलता है। तो अपन जो ब्रीथ लेते हैं, जैसे भीड़ भाड़ में खड़े हैं, आपके सामने कोई टीबी का पेशेंट खांस रहा है, तो आपके अगर मास्क लगाए हुआ है तो आपके शरीर में कीटाणु टीबी के प्रवेश नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वो सहायक हो सकता है। बिल्कुल जी, ये सिर्फ फेफड़ों वाली टीबी जो होती है उसी पर ही के लिए ही कहा गया है, दूसरी तरह की टीबी पर तो कोई असर नहीं होता? नहीं, उसमें कोई नहीं, फेफड़ों वाले की टीबी में ही काम कर सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कोई बेनिफिट नहीं है मास्क का। ये थे डॉक्टर गोवर्धन। इन दिनों एक बड़ी बात नोटिस की जा रही है। जो भी लोग कोविड-19 से ठीक होकर आते हैं, उनमें कुछ दिनों बाद थकान, दिल की बीमारी, सीने में जकड़न, ऐसी शिकायतें मिलती हैं। डॉक्टर्स के अनुसार कई दफा ये शरीर में खून का थक्का जमने के कारण होता है और ये क्लॉट्स कहीं भी जाकर फंस सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स आजकल एक टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डी-डाइमर टेस्ट। ये टेस्ट क्या है, ये जानने को हमने बात की जयपुर के डॉक्टर दीपक से, जो कोरोना के मरीजों का ही इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब।
अभी जो हमारा ये कोरोना का सीजन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, इसमें डी डाइमर टेस्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंस हमारे सामने आई है। यूजुअली ये जो डी डाइमर जो वर्ड है, एक्चुअली ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है जो हम यूजुअली भी इसको यूज करते हैं कोरोना के अलावा भी। कोरोना में तो इसकी इम्पोर्टेंस अभी आई है। हमारी बॉडी में एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि जिसे हम सामान्य हिंदी भाषा में कहें तो खून के जो थक्के बनते हैं। जब भी हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, खून का थक्का मतलब बनने के बाद में खून वहाँ उस पर्टिकुलर चोट से बहना रुक जाता है। इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर बिना किसी चोट के भी जब थक्के बनने लग जाते हैं, तो वो जो थक्के होते हैं उनको बॉडी लाइज करती है, डिग्रेड करती है, यानी उनको नष्ट करने का काम करती है। और थक्का टूटने के बाद में, वो क्लॉट को टूटने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है डी डाइमर। तो ये जो डी डाइमर होता है, इस टेस्ट के द्वारा इसके वैल्यू जो होती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हम डिटेक्ट करते हैं टेस्ट के द्वारा। और इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी में रिपीटेडली कितने क्लॉट्स ब्लड वेसल्स के अंदर बन रहे हैं। यदि इस डी डाइमर की वैल्यू यूजुअली लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml होती है, बट यदि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इसका मतलब बॉडी में कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म इस समय चल रहा है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्लॉट्स बन रहे हैं। और ये कोरोना के अंदर अभी तक पूरे वर्ल्ड में जितना भी रिसर्च हुआ है, इसकी जो मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है, ये जो इतनी घातक बीमारी है, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन सामने ये आया है रिसर्च के बाद में कि इस कोरोना, जब किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन होता है और वो सीवियर स्टेजेस में पहुंचता है, तो उस समय उसकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्लॉट बनना चालू हो जाते हैं, जो कि उसकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो क्लॉट्स हैं स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर, लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी अदर जगह मिल सकते हैं, बट मेनली लंग्स की वेसल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इससे धीरे धीरे उनकी लंग्स की कैपेसिटी कम होने लग जाती है और पेशेंट बहुत सीवियर स्टेज में चला जाता है, मॉर्टेलिटी भी मतलब बढ़ जाती है। जी, और ये ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन होता क्यों है, मतलब क्या रीजन है इसका? हाँ, वो रीजन अभी तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं कि कोरोना के अंदर ऐसा पर्टिकुलर क्या मैकेनिज्म है। 2-3 मैकेनिज्म इसके लिए ये है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो दीवारें होती है, उनके ऊपर सेल्स होती हैं एंडोथेलियल सेल्स। तो ये जो कोरोना होता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर तरह के जो इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस निकलते हैं जो इन्फ्लामेशन की वजह से, वो इन एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देते हैं और उनमें डैमेज होने की वजह से क्लॉटिंग चालू हो जाती है। ये जो बेसिक मैकेनिज्म अभी जितना समझ में आया है, बाकी इस पे और रिसर्च चल रहा है आगे। तो इस सब को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक लैब में टेस्ट है डी डाइमर। तो हम क्या करते हैं अभी आजकल कि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव किसी का टेस्ट आता है, तो हम इनिशियल स्टेजेस में ही उसका ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, भेज देते हैं लैब में। यदि डी डाइमर की वैल्यू सिग्निफिकेंटली लो आती है, नॉर्मल आती है, तो हम इस चीज के लिए थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं। एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर है हमारे लिए, मतलब हम ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट की सीवियरिटी में जाने के चांसेस कंपेरेटिवली दूसरों की तुलना में कम है। लेकिन यदि इनिशियल टेस्ट में ही डी डाइमर की वैल्यू काफी सिग्निफिकेंटली हाई आती है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इसका मतलब ये पेशेंट कभी भी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर लैंड अप कर सकता है। इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है या इसके लंग्स एकदम से काफी डैमेज हो सकते हैं। तो ये इस टेस्ट का हमें सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है और इजीली अवेलेबल है। सेकंड जो इसका बेनिफिट अभी रिसेंट रिसर्च से ये भी देखने में आया है कि कई पेशेंट्स में क्या हो रहा है, पोस्ट कोरोना यानी रिकवरी के बाद में भी वो पेशेंट जैसे आईसीयू में थे, रिकवर हो गए, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिला उनको और रिकवर होकर घर चले गए, लेकिन आफ्टर 15 डेज और 20 डेज और आफ्टर 1 मंथ वो पेशेंट्स वापस आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर नई कॉम्प्लिकेशंस लेके, जैसे उनको चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, और जब उनका डी डाइमर टेस्ट कराया जा रहा है तो वो एलिवेटेड आ रहा है। इसका मतलब इससे एक ये भी हमें पता चल रहा है कि कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें इनिशियल लेवल पे डी डाइमर टेस्ट नॉर्मल था, फ्लोटिंग मैकेनिज्म नॉर्मल था, लेकिन और वो कोरोना से रिकवर भी कर गए, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन आफ्टर 3 to 4 वीक्स उनके अंदर इस तरह के नए सिम्टम डेवलप हो रहे हैं और जब डी डाइमर का टेस्ट कराया जा रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोरोना अपना इफेक्ट पूरा ठीक होने के बाद भी बॉडी के अंदर छोड़ जाता है और जिससे ये नई कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने डेवलप होती है। तो ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स में भी इस टेस्ट को एडवाइस कर सकते हैं डॉक्टर्स? एग्जैक्टली, अभी कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए, ताकि पेशेंट जब हमारे पास फॉलोअप में आ रहा है 15 डेज में, 3 वीक्स में, 1 मंथ में, तो हम ये डी डाइमर का टेस्ट करवा के यदि बिल्कुल नॉर्मल आता है तो हम ये श्योर हो जाते हैं, या मतलब एक ऑलमोस्ट 70-80% हमें बता सकते हैं कि इनको कॉम्प्लिकेशंस आगे फ्यूचर में डेवलप होने के चांसेस कम है। शुक्रिया डॉक्टर।
और चलते चलते मैं आपको मिलवा देती हूँ साड़ी में लिपटी एक अलबेली नारी से, जिसका नाम है जाफिरा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक कंपनी के सभी टेक्सटाइल स्टोर्स पर दरवाजे पर ही ये आपका स्वागत करेंगी। आपके ऊपर इत्र नहीं, सैनिटाइजर छिड़केंगी, आपका तापमान चेक करती हैं और हाँ, ये भी देखती हैं कि आपने मास्क पहना है कि नहीं। और हाँ, गिन गिन कर दुकान के अंदर लोगों को भेजती हैं ताकि दुकान के अंदर या शोरूम के अंदर ओवरक्राउडिंग ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही महिला इतने सारे स्टोर्स में कैसे हो सकती है। ये सवाल तो आपके जहन में आ ही रहा होगा। तो जनाब, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाँ जी, मानव रोबोट। आपको क्या लगा, एक नारी के इतने रूप? आज के लिए आप ऐसा कीजिए, मुझे ही जाफिरा मान लीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथ और हाँ, दूरी बनाकर रखिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।